भारतीय सेना की पूर्वी क्षेत्र की कमांडर ने अभी अभी अपनी घर लौटे थे। आज वो बहुत खुश थे क्योंकि आज ही उनको आधिकारिक तौर पे भारतीय सेना की होने वाले सेना प्रमुख घोषित कर दिया गया था। वो खुशी से डगमगाते हुए अपनी बीवी को ये शुभ समाचार देने के लिए आते हैं, लेकिन तब उनकी बीवी किताब पढ़ने में व्यस्त थी। खबर देने के साथ साथ उनकी बीवी ने उनको बधाई दी और फिर से किताब पढ़ने में व्यस्त हो गई। ये देख के वो वरिष्ठ सेना अधिकारी को गुस्सा आया। उन्होंने झल्लाते हुए कहा कि तुम्हें और कोई रिएक्शन नहीं देना है। तब उनकी बीवी बड़े शांति से कहे थे, वो लोग तुम्हें छोड़ के इसको बनाएंगे सेना प्रमुख। उनकी बीवी का अपने पति पर यह भरोसा और विश्वास लाजमी था, क्योंकि वहां पे खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि आजाद भारत की पहली फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। एक ऐसा आदमी जिन्होंने अपनी मौत के मुंह में खड़ा होकर भी अपनी अकड़ नहीं खोई। एक ऐसा शख्स जिन्होंने वक्त आने पर प्रधानमंत्री को भी इनकार करने के पहले 2 बार नहीं सोची। और एक ऐसा सिपाही है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को भारत के घुटने पे ला रखा। नमस्कार, मैं मॉरिंसो और आप देख रहे हैं कहानियां टू एक्सप्लोर एवरी शेर। भारतीय सेना की इस सितारा की जन्म हुए थे 3 अप्रैल 1914 को एक पारसी परिवार में। वो हरमर्षि मानेकशॉ और हीराबाई देवी का 5वीं संतान थे। सैम की जन्म के पहले उनके परिवार मुंबई में रहा करते थे, लेकिन वहां पे उनके पिता जो कि एक डॉक्टर थे वो अपना करियर सेट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो लाहौर जाने की फैसला किया। तब हीराबाई देवी प्रेग्नेंट थे। लाहौर जाने के ट्रेन तो वो लोग पकड़े, लेकिन ट्रेन यात्रा की प्रचंड तकलीफ के कारण उनकी बीवी ने अमृतसर में ही अपने आपा खो गए और वो लोग वहां भी उतर गए और वहां पे ही मानेकशॉ की जन्म हुई थी। बचपन में मानेकशॉ उनके पिता की तरह मेडिकल पढ़ के एक डॉक्टर बनने की सपना देखते थे और पहले उनके पिता ने उनको ये आश्वासन नहीं दिए थे कि कॉलेज की बात उनको उनके पिता ने इंग्लैंड भेजेंगे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब उनकी कॉलेज खत्म हुए तब उनकी कम उम्र के कारण उनके पिता ने उनको इंग्लैंड भेजने से इनकार कर दिया। इस बात से उसको बहुत गुस्सा आया और अपने पिता से बदला लेने के लिए उन्होंने हाल ही में स्थापित हुई मिलिट्री एकेडमी में भर्ती होने के लिए दरख्वास्त कर दी और 1932 में हुई एक एग्जाम के बाद उनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी की फर्स्ट बैच में चांस भी मिल जाते हैं और ऐसे ही एक बदला की भावना से भारतीय सेना को मिल जाते हैं एक होनहार सिपाही जो आगे चल के इंडियन आर्मी की इतिहास बदलने वाले थे। उस वक्त में ऐसा नियम हुआ करते थे कि कोई भी इंडियन ऑफिसर को इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने की पहले ब्रिटिश आर्मी में काम करना पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत में रॉयल स्कॉट्स रेजिमेंट के लिए काम किया और फिर बाद में उनको 12 के 4th बैटालियन 12th फ्रंटियर रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। And on 1st May 1938, he was appointed as the quartermaster of his company. 1942 को जब पूरी दुनिया में विश्व युद्ध छा चुके थे, तभी उनको अपना कंपनी लीड करने की और पहली बार अपनी बहादुरी दिखाने की अवसर मिलते। उन पर पैगोडा किल कैप्चर करने की जिम्मेदारी सौंपा गया था और उन्होंने अपने काम बखूबी निभाए। इंजर्ड होने के बावजूद भी वहां से जापानीज आर्मी को खदेड़ दिया और वहां पर ब्रिटिश परचम लहरा। बाद में जब इंजर्ड मानेकशॉ को एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन के पास लाया गया, तब पहले तो डॉक्टर ने सोचे कि उनको बचाना नामुमकिन है, क्योंकि शार्प मशीन गन की गोली इनके शरीर में धंस चुकी थी। लेकिन जब पूरी कोशिश के बाद उनकी होश आए, तब उनसे पूछा गया क्या हुआ था। उन्होंने जवाब में कहा था एक गधे ने लात मार दिया था। उसकी ये बहादुरी से ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत खुश थे और
उनके रिकवरी के बाद उनको ब्रिगेड मेजर की रैंक से नवाजा गया। इसके बाद कभी उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। अपनी योग्यता के आधार पे वो एक के बाद एक रैंक की सीढ़ी चढ़ते रहे। इसी दौरान उनको जापान की सरेंडर की बाद 60,000 जापानीज वॉर प्रिजनर्स को संभालने का जिम्मा दिया गया और शैम इतनी शानदार तरीका से अपना ड्यूटी निभाया कि एक भी प्रिजनर्स भाग नहीं पाए और आखिर में ब्रिटिश पीरियड के अंत में 4 फरवरी 1947 को उन्हें ग्रेड 1 जनरल स्टाफ ऑफिसर इन द मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट बना दिया गया। आजादी के बाद इनकी 12th फ्रंटियर रेजिमेंट पाकिस्तान के पास चले गए, इसीलिए शैम को 3rd बटालियन 5 गोरखा राइफल की कमांडिंग ऑफिसर बना दिया गया। लेकिन जब कश्मीर के महाराजा ने भारत के पास सहायता की मांग की, तब श्रीनगर की सिचुएशन की मुजाहरा करने भारतीय सेना ने मानी शाह को वहां पर भेजी और उनकी ये असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद उनको मिलिट्री ऑपरेशन की पहली भारतीय डायरेक्टर बनाया। उसी साल में शैम को इंपीरियल डिफेंस कॉलेज लंदन में भेजा गया 1 साल के लिए हायर कॉमेंट कोर्स पूरा करे और वहां से लौटने के बाद उनको 26 इन्फेंट्री डिवीजन की जनरल ऑफिसर कमांडिंग बना दिया। इसी दौरान एक दिन डिफेंस मिनिस्टर मेनन ने उनसे पूछा था कि वो अपने चीफ के बारे में क्या सोचते हैं। तब उन्होंने कहा था कि मुझे अपने चीफ के बारे में सोचना अलाउड नहीं है। आप जैसे मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसे आप मेरे ब्रिगेडियर और मेजर से भी जाकर पूछेंगे। अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर आर्मी का डिसिप्लिन कहाँ रहेगा? इसीलिए भविष्य में कभी ऐसा सवाल मत पूछना। जनरल रैंक में प्रमोट होने के कुछ ही दिन बाद एक वक्त आए थे जब उनका करियर लगभग खत्म होने के कगार पे खड़ा हुए थे। दरअसल तब वो वेलिंगटन की डिफेंस सर्विस कॉलेज की कमांडेंट थे। तब आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा उथल पुथल चल रहे थे, कुछ पॉलिटिकल कारण की वजह से। सैम ने एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते इस अनस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के खिलाफ आवाज उठाती है और इसीलिए एक साजिश के तहत शैम को एंटी नेशनल घोषित करके उनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बैठा दिया जाता। तब तक सबको लग रही थी कि शायद इंडियन आर्मी अपना एक होनहार ऑफिसर को खोने वाले हैं। लेकिन इंक्वायरी कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करे उनके पहले ही इंडो-चीन वार की शुरुआत हो गई और इस जंग में भारत को पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इस जंग में शैम ने अपना कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए हिस्सा नहीं ले पाया। इस नाकामयाबी के चलते तब की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कॉल और डिफेंस मिनिस्टर मेनन दोनों को निकाल दिया जाता है और फिर पंडित नेहरू जी ने शैम से क्षमा मांगा और 2 दिसंबर 1962 में मान शाह को लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया और 4 कप्स की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर से अपना काम शुरू करने के बाद ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभाना शुरू किया और डीमोटिवेटेड सेना के अंदर एक नया ऊर्जा का संचार किया और आखिर में 20 जुलाई 1963 में शैम मानेकशॉ को सब्स्टेंटिव लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से नवाजा गया और वेस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी उन पर सौंपा गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद 1964 में उनको ईस्टर्न सेक्टर की कमांडर बना के शिमला से कलकत्ता में शिफ्ट किया गया। 1969 में जब पीपी कुमारमंगलम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पद से रिटायर किया, तब मानेकशॉ को नया आर्मी चीफ बनाया गया। आर्मी चीफ बनते ही उन्होंने कई सारे बदलाव किए और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से आर्मी की डेवलपमेंट के लिए कई सारे कदम उठाए। उन्होंने ही आर्मी में लड़ाकू सेना और गहन लड़ाकू सेना की जो फासला थे उनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारतीय सेना को एक नया दिशा दिखाई। इसी बीच कई साल से पाकिस्तान के अंदर तनाव के महल बने हुए थे ईस्ट पाकिस्तान को लेकर। इस चिंगारी ने तब दावानल बन गया जब ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने मेजोरिटी मिलने के बाद भी पाकिस्तान में सरकार नहीं बना पाया और प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर दी। इस घटना के साथ साथ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और भी बन गया
जगह जगह में देश के दावे से प्रोटेस्ट होने लगे और एक ग्रीको युद्ध की परिस्थिति बन गई। जब इसी सिचुएशन को संभालने के लिए वेस्ट पाकिस्तान में बैठे सरकार ने एक ईस्ट पाकिस्तान की मासूम लोगों पे उत्पीड़न शुरू किया, तब लाखों की कतार में लोग जान बचाते हुए भारत की ओर चले आए। वेस्ट बंगाल की बॉर्डर में लाखों रिफ्यूजीज की प्रेशर बन रहे थे, जो भारत के लिए मुश्किल साबित हो रहे थे और इंडियन इकोनॉमी में भी इसका एक गहरा प्रभाव पड़ रहे थे। 1971 की अप्रैल आते आते ही ये इंडिया के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी कंसर्न बन गया था। अप्रैल में भी आगे का प्लानिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाते और वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। उस मीटिंग में सभी कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे थे कि तभी जंग शुरू कर देना चाहिए, लेकिन शैम ने सबको नकारते हुए कहा कि यह सही वक्त नहीं है जंग शुरू करने के लिए। और आखिर में कोई फैसला करने के पहले ही पीएम ने मीटिंग को स्थगित कर दिया। जब सब लोग मीटिंग रूम से निकल रहे थे, तब मैडम प्राइम मिनिस्टर ने सैम को रोका। तब सैम ने बताया कि वो रिजाइन करने के लिए तैयार है। पीएम ने उनको रोक के उनसे उनकी मना करने की कारण पूछा। तब सैम ने बताया कि सेना अभी जंग के लिए तैयार नहीं है, उनको वक्त चाहिए। और फिर चीफ ने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर मिसेस गांधी ने उनको वक्त दी तो वो गारंटी दे सकती है जीत। और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बात स्वीकार की। शाम में फिर से कैबिनेट मीटिंग बुला के युद्ध टालने की फैसला सुना दी। अगले कुछ महीने चीफ और उनके स्टाफ ने वॉर स्ट्रेटेजी पर पूरी शिद्दत से काम किया और सेना को भी 100% प्रस्तुत कर लिया था। इसी दौरान बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी मुक्ति सेना को भी इंडियन आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया। और फिर 3 दिसंबर जब पाकिस्तान ने इंडिया की वेस्टर्न सेक्टर में कुछ हवाई अड्डे पे बॉम्बिंग किया, तब आधिकारिक तौर पे जंग की शुरुआत फ्रंटियर किया। हमारे नेवी और एयरफोर्स ने अपनी वीरता की वजह से पाकिस्तान को पूरी तरीके से दबोच लिया था। वही दूसरी तरफ हमारी आर्मी भी जवान की वीरता और शैम की आउटस्टैंडिंग प्लानिंग के चलते साफ विषय की ओर बढ़ रहे थे। हालत पूरी तरीके से पाकिस्तान की विपरीत हो चुकी थी। युद्ध में जीत नजदीक देख के 9 दिसंबर से ही भारत की सेना प्रमुख शैम मानेकशॉ ने पाक फौज को हथियार डालने के लिए चेतावनी देने लगे। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. इसी बीच पाकिस्तान आर्मी ने सीज़फायर की मांग करना शुरू कर दिया, लेकिन शैम ने साफ बता दिया था कि अब अगर कुछ होगा तो वो होगा सरेंडर। 14 दिसंबर आते आते ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी कमांडर नियाजी ने सरेंडर के लिए मान गए थे। इंदिरा गांधी ने शैम को सरेंडर सेरेमनी में जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सरेंडर एक्सेप्ट करने की सम्मान वो नहीं बल्कि ईस्टर्न सेक्टर के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा डिजर्व करते हैं। वो उस बात से चिंतित थे कि कहीं सरेंडर की बात उनकी सेना ने कुछ उल्टा सीधा न कर बैठी। इसीलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट आदेश दिया और बताया है, मेरे पास एक लड़ाकों का सेना, ना कि लुटेरा की सेना। और आखिर में 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने 94,000 जवान के साथ घुटने टेक दिया, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक की सबसे बड़े सरेंडर। इंडो पाक वॉर में इस भीषण जीत के बाद सबको अंदाजा हो गया था शैम की काबिलियत के बारे में, और इसीलिए 1 जनवरी 1973 को उन्हें सम्मानित करने के लिए फील्ड मार्शल की रैंक में से नवाजा गया और वो बन गया आजाद भारत की पहली फील्ड मार्शल। इनको 1972 में राष्ट्रपति ने सेना में लाजवाब सेवा देने के लिए पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा और फिर लगभग 4 दशक तक भारतीय सेना को अपने सेवा देने के बाद वो 15 जनवरी 1973 को अपनी एक्टिव सर्विस से रिटायर करते हैं। 25 जिंदगी वो कन्नौज में बिता। 2007 में गुफार आयुब
पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आयूब खान के बेटे ने एलिगेशन लगाते हैं कि शैम पाकिस्तान को इंडियन आर्मी के सीक्रेट को 1965 की जंग के दौरान 20,000 रुपया में बेच दिए थे, लेकिन भारतीय सेना ने इंक्वायरी करके इस एलिगेशन को नकार दिया। 27 जून 2008 को इस महान सिपाही ने हमें और उनके प्यारे वतन को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। और इसी के साथ अंत हुई भारतीय सेना इतिहास की एक सुनहरा अध्याय का।